लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहने वाली हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। इनमें से ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनको मैं यहाँ पर मार्कआउट करते हुए चलूँगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी, जो इन मैनी कन्वर्जन्स हम हमेशा यूज़ करते हुए चलने वाले हैं। तो जो सबसे पहली, जब हम केमिकल प्रॉपर्टी को रिलेट करते हुए चलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो उसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। पहली चीज़ ये कि बॉन्डिंग कहाँ से टूटने वाली है। एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो COOH ग्रुप हमने लिया हुआ है, इस COOH ग्रुप में बॉन्डिंग कहाँ से स्प्लिट होगी। तो हम क्या करते हैं, एक बार बॉन्डिंग को तोड़ते हैं OH के बीच से। एक बार हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को रिलीज़ कराते हैं, और जब H को हम रिलीज़ कराएंगे तो हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ एसिडिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की, क्योंकि एसिडिक मीडियम या फिर एसिडिटी वो वैल्यू होती है कि कोई एसिड कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज़ कर रहा है इन दी एक्वस सॉल्यूशन। तो बहुत रिएक्शंस तो हम यहाँ ये देखेंगे जिनके अंदर H रिप्लेस होगा बाय यूजिंग दी अदर सब्सटीट्यूएंट, और कुछ रिएक्शन हम ऐसी देखेंगे जिनमें ये पूरा OH ग्रुप टूटेगा। तो ये दो टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले यहाँ पर हम स्पेसिफिक करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ OH बॉन्डिंग को तोड़ करके चलेंगी, जिसमें हर बार हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएंगे किसी अदर सब्स्टिट्यूएंट से, और एक बार हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऐसे डिस्कस करेंगे जिसमें पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप टूटेगा, कार्बन OH बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा और हमारे पास नए प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। तो जब मैं एसिडिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन विद मेटल्स और एल्कलीज। या तो आप NaOH या KOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, ये एल्कलीज कहलाते हैं, या फिर आप नॉर्मल मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इस तरीके से किसी भी मेटल से हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अब सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, कौन सी मेटल आ रही है, वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्या इफेक्ट डालेंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कराएंगे या फिर इन्हेंसमेंट कराएंगे। दूसरा जो टाइप है वो ये है कि जब हम COH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो इस COH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास पहली रिएक्शन होती है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड की, कि आप इस COH बॉन्ड को तोड़िए और एनहाइड्राइड बना दीजिए। दूसरा एस्टरिफिकेशन हम यहाँ देखने वाले हैं, एस्टर्स की फॉर्मेशन करेंगे। तीसरा रिएक्शन करेंगे PCl3 PCl5 और SOCl2 से। ये हेलोल्केन हेलोरीन में भी हमने की थी, अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी हमने की थी। अब एल्डिहाइड कीटोन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ये रिएक्शन कराने वाले हैं। लास्ट वन हम देख रहे हैं रिएक्शन विद अमोनिया। तो चलिए बारी बारी से इन रिएक्शंस को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद कौन सी ग्रुप आती हैं। तीसरा इसमें हमारे पास जो आ जाता है कि पूरा पूरा आप क्या करेंगे, COOH ग्रुप को इन्वॉल्व कराएंगे रिएक्शन में। अभी तक जो पहली रिएक्शन हमने देखी उसमें हमने तोड़ा O और H का बॉन्ड, दूसरा हमने तोड़ा कार्बन और OH का बॉन्ड, तीसरा हम पूरा COOH ग्रुप को इन्वॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कि रिडक्शन और डिकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती हैं, शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में यहाँ से। और लास्ट वन हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब क्या हो गया, जो अल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़े हुए हैं उनमें हेलोजिनेशन कैसे हो सकता है या रिंग सब्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहली रिएक्शन की जो इन्वॉल्व करा रही है OH बॉन्ड को, OH बॉन्ड की ब्रेकिंग को, कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि सब में पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये तीनों रिएक्शंस में मैंने एक बॉन्ड ब्रेकिंग लगा दी जो कि हाइड्रोजन को रिलीज करने वाली है। और ये जब हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट काम करता है रिएक्शन विद मेटल्स का या अल्कलीज का। तो एक बार मैंने मेटल से रिएक्शन कराई, एक बार मैंने अल्कली से रिएक्शन कराई, ये दोनों सॉल्यूशंस कहलाते हैं अल्कली सॉल्यूशंस। जब आप सोडियम से रिएक्शन कराते हैं RCOOH की, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये एसिड है ये बेस है। 9th-10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस या व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, तो एसिडिक मीडियम में से ये वाला जो H है वो H2 की फॉर्म में बाहर आने वाला है। अब जब H2 की फॉर्म में बाहर आएगा तो मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा फॉर द बैलेंसिंग, और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसकी हेल्प से, सोडियम की हेल्प से। तो मुझे सोडियम के भी 2 ही एटम चाहिए होंगे, तो मैंने सोडियम भी 2 लगाए और सोडियम का क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट बन गया, या सोडियम क्या बोल सकते हैं इसको, इथेनॉइड बोल सकते हैं अगर ये R ग्रुप CH3 हो तो ये क्या है, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एल्कली मीडियम की, तो ये एल्कली मीडियम भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, लेकिन इस बार ये एसिड है और ये पूरा बेस है। यहाँ पर ये मेटल थी तो मेटल ने हाइड्रोजन गैस बाहर करी,
ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को और वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी है। ये वाला H और ये वाला OH दोनों हो जाएंगे बाहर यहाँ से, और सोडियम फिर से इसको सब्सटीट्यूट करेगा तो बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट। अगेन ये सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड हो गया। सिमिलरली थर्ड वन इज कि हमने क्या लिया है, बाइकार्बोनेट लिया है। और बाइकार्बोनेट की कैरेक्टरिस्टिक हमने 10th क्लास में पढ़ी थी कि जब कभी भी बाइकार्बोनेट रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है, तो CO2 बाहर हो गया। यहाँ से बचा ऑक्सीजन और H। ये ऑक्सीजन और H पानी के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल। अगेन सोडियम रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, तो बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो पहली रिएक्शन बहुत कॉमन रही जिसमें हमने हर बार हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग ब्रेक की है बाय यूजिंग मेटल, अल्कली और अल्कलाइन का बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तीनों बार सोडियम मेटल ने रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन गैस निकली, अल्कली ने रिएक्शन करी तो वाटर मॉलिक्यूल निकला, बाइकार्बोनेट ने करी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का पेयर बाहर निकला। ये इनके कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो 9th-10th क्लास से ही हमें पढ़ाए जाते हैं। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट होता है जो एग्जामिनेशन में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि जब आप मेटल से या अल्कली से रिएक्शन कराते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, व्हाई? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ज़्यादा एसिडिक क्यों बताते हो अल्कोहल और फिनॉल के कंपैरिजन में, जबकि अल्कोहल में भी OH है, फिनॉल में भी OH है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी भी पाई जाती है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू दी अल्कोहल और फिनॉल्स। अब ये स्टेबलाइजेशन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ऑक्सीजन, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराने वाला है जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। एट द सेम टाइम क्या होने वाला है, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को पूरा करने के लिए यानी कि इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए शिफ्ट करा देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन ऑक्सीजन बना रहेगा अभी भी नेगेटिव चार्ज। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये मोस्ट स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होती हैं, जिसकी वजह से ये एसिडिक मीडियम को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, यानी इसके कार्बोक्सिलेट एनायन में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही मोर एसिडिक वो मीडियम को क्रिएट कराएगा। यहाँ इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम करते हैं। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जुड़ा होगा तो मोर एसिडिक होगा, यानी एसिडिक नेचर ज़्यादा पाई जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि कार्बन रिलेटेड कोई ग्रुप जुड़ा होगा, अगर कहीं पर कार्बन जुड़ा हुआ है इस ग्रुप के साथ ही, तो वो क्या करेगा, उसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, यानी कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक कर देगा। तो आपको केवल ये 2 ट्रिक्स याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से क्या हो जाएगी, कम, यानी कि कार्बन का ही कोई ग्रुप, यानी कि मिथाइल ग्रुप जुड़ गया या फिर OCH3 ग्रुप जुड़ गया। तो ये सब क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर देते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस एसिडिक स्ट्रेंथ को वीक कर देते हैं। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूँ इनके एक ऑर्डर की, स्ट्रेंथ ऑर्डर को लेकर के, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर को लेकर के, तो इस सीक्वेंस में ये हमारे पास कुछ ऑर्डर आ जाते हैं जो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, यानी कि जो सब्सटीट्यूएंट ग्रुप आप जोड़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर हम उनके इफेक्ट्स को देखें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर के, तो यहाँ से भी 1 मार्क और 2 मार्क में क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्डर या कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो अटैच होने पर एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो फिनाइल ग्रुप, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, साइनाइड, नाइट्राइड और CF3 ट्राई फ्लोरोकार्बन, अगर ये ग्रुप अटैच होते हैं किसी फैटी एसिड के साथ तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आपको ये ऑर्डर याद रखना है, बस ये सीक्वेंस याद रखना है। अगर कहीं पर ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है एक फैटी एसिड के साथ और ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो मोर एसिडिक ये वाला होगा जिस पे NO2 ग्रुप जुड़ा है, और लेस एसिडिक वो होगा जिस पे Cl ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हुए ऑर्डर दिया गया है कि अगर ये ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी फंक्शन की कोई ग्रुप मेरे पास ये है कि मेरे पास एक फैटी एसिड है COOH वाला, और इस पर मैंने एक क्लोरीन डाली हुई है
और दूसरा मैंने एक लगा रखा है जिस पे मेरा यहाँ पे NO2 ग्रुप है। तो इसका मतलब ये होगा कि NO2 ग्रुप वाला जो फैटी एसिड है वो मोर एसिडिक है एज कम्पेयर टू दी क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर आ जाता है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर को डिफाइन करता है, यानी कि pKa वैल्यू के ऊपर डिपेंड ये कर रहा है। तो ये वाला देखो CF3 ग्रुप सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसकी वजह से इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो गई। उसके बाद NO2 ग्रुप वाला है, उसके बाद CN ग्रुप वाला है, उसके बाद F ग्रुप वाला है। तो इसी ऑर्डर को, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर हम एक ऑर्डर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। फ्लोरीन यहाँ पर थे 3, यहाँ क्लोरीन हो गए 3, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पर NO2 ग्रुप, यहाँ पर NC ग्रुप या CN ग्रुप। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से डाउन होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, या आप ऐसे कह लो कि राइट टू लेफ्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है। आपको ये स्ट्रेंथ एज इट इज याद करनी है, सीक्वेंस एज इट इज याद करना है। अगर मैं बात करता हूँ उसी कॉन्टिन्यूशन में आगे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो फ्लोरीन हटा करके 2 हाइड्रोजन लगा दिए हैं CF3 में से, फिर एक Cl लगा दिया है, फिर Br, फिर HCOOH नॉर्मल है, फिर Cl CH2 CH2 COOH है, फिर उसी के आगे C6H5 COOH, फिर C6H5 CH2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने शुरू हो गए। देखो कार्बन के साथ कार्बन अटैच हो रहा है, ऐसे यहाँ पे कार्बन से कार्बन अटैच हो रहा है, कार्बन से कार्बन अटैच हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। या आप ये उल्टा इसको पढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से ये बढ़ती जा रही है। यहाँ से ये बढ़ी पहले ऐसे, फिर इसके आगे ये बढ़ी ऐसे, फिर इसके आगे ये बढ़ी ऐसे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने है। आप लोगों को ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एज इट इज याद करना है फॉर योर 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आ जाता है कि ये जो बॉन्डिंग OH वाली है, अगर ये पूरा का पूरा क्लीवेज ये इन्वॉल्व हम करा दें रिएक्शन के अंदर, पूरा का पूरा OH बॉन्ड वाला, तो हो क्या रहा है कि जो इफेक्ट होगा सब्सटीट्यूएंट्स का एसिडिक स्ट्रेंथ पर वो कैसा है कि देखो, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ फिनाइल और विनाइल ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी कॉन्ट्रेरी टू डिक्रीज एक्सपेक्टेड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट। क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पाया जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से फिनाइल ग्रुप या विनाइल ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। यानी इस ग्रुप के ऊपर ये विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर यहाँ पर मैं फिनाइल ग्रुप जोड़ दूँ यानी बेंजीन की रिंग डायरेक्टली जोड़ दूँ तो वो क्या करेंगे, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है विनाइल ग्रुप में भी, और यहाँ पर अगर आप फिनाइल ग्रुप जोड़ते हैं, बेंजीन की रिंग जोड़ते हैं, तो वो कार्बन भी कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन डायरेक्टली अटैच ऑन टू दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर कहीं पाया जाता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, नॉर्मली बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक छोटा सा ऑर्डर, एक छोटा सा सीक्वेंस हमारे सामने है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक एसिड्स की एसिडिटी को कैसे अफेक्ट करता है, बढ़ाता है कि घटाता है, वो चीज़ है। तो ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये मेरा नॉर्मल बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी है वो है 4.19। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने कनेक्ट कर रखा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा है यहाँ पे, NO2। तो NO2 के अकॉर्डिंग pKa वैल्यू कितनी आ गई, 3.41 आ गई, 4 नाइट्रोबेंजीन हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पर कितनी आ गई, जब मैंने मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ा, OCH3 ग्रुप जोड़ा, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.46। तो इस केस में ये वाला जो NO2 ग्रुप है इसके pKa वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद बेंजोइक एसिड की pKa वैल्यू है, फिर उसके बाद 4.46 जो कि मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड की pKa वैल्यू है। ध्यान रखेंगे कि pKa वैल्यू का जो ऑर्डर है वो इस तरीके से इंक्रीज होता है बेंजोइक एसिड के केस में। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है जो इन्वॉल्व कराती है COH की बॉन्डिंग को। COH की बॉन्डिंग मीन्स क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक हम O और H की बॉन्डिंग तोड़ रहे थे, इस बार हम कार्बन और पूरे हाइड्रोक्साइल ग्रुप की बॉन्डिंग को तोड़ेंगे। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड को लेकर के। आपको क्या करना है कि 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सेम फैटी एसिड के, यानी आपने क्या लिया है, एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। उनको लिखने का तरीका, उनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है या पोजीशन है ऑन दी प्लेन, वो आपको ध्यान रखनी है। क्या करने के लिए, ताकि आप आसानी से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर सकें, केवल ये फंडा है इसको लिखने के लिए। तो ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया बाहर। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये वाले ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये वाले कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे बाई सिंगल बॉन्ड। और ये जो फॉर्मूला है जो अब आपके सामने दिख रहा है वो क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड कहलाता है। देखो ये R ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, ये O ग्रुप है, यहाँ पे भी R ग्रुप, CO ग्रुप, O ग्रुप, तो मैं लिख सकता हूँ RCO का ट्वाइस O। तो ये क्या बन गया, एक एनहाइड्राइड बन गया। तो एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ P2O5, क्योंकि P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट आर दोज कंपाउंड्स, दोज रिएजेंट्स विच
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन की। एस्टरिफिकेशन में क्या करना होता है, एक आपको फैटी एसिड लेना है और उसकी रिएक्शन करानी है अल्कोहल के साथ। रिएक्शन बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन सी रिएक्शन है। इसको उल्टा करके हम लिखेंगे समझने के लिए। आप ROH को ऐसे लिखें HOR, ताकि हम यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल बाहर कर सकें, क्योंकि एसिड्स की रिएक्शन हम करा रहे हैं OH बॉन्डिंग तोड़ने वाली यहाँ से। तो यहाँ से OH निकाल लीजिए और यहाँ से H निकाल लीजिए, तो H2O का मॉलिक्यूल हो गया बाहर। अब जो आपके सामने है वो है RCO और यहाँ से बचा है OR। दिस इज नोन एज द एस्टर। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज द एस्टरिफिकेशन। तो बेसिकली ये हो गई हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने एस्टर की फॉर्मेशन की है। अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज्म को लेकर के, तो मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है। पेपर में एग्जामिनेशन में एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म को 2 मार्क के क्वेश्चन में दिया जाता है। सिंगल चीज़ें हैं, सिंगल चीज़ बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको एसिडिक मीडियम में डालना है। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराएगा, तुरंत बन जाएगा OH पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसके साथ इन्वॉल्व कराएगा, हाइड्रोजन के साथ इन्वॉल्व कराएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। अब ये जो कार्बन था उस पर क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन बन जाएगा, तो अल्कोहल हमने डाला हुआ है रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के लिए, ROH। इस ROH में से ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अटैक करेगा सीधे कार्बन पे जाके। तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन पे जब अटैक करता है तो वो कुछ इस टाइप का एक इन्वॉल्वमेंट देता है। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, कार्बन को, तो ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव चार्ज लगा करके। अब ये जो है ये बेसिकली एक एल्कोहलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पे जुड़ा होता है। इसको हम टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी कहते हैं। अब ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है, इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हमें करना है। प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे करना है, आप इस H को हटाएंगे और इस H को हटा करके इस वाले ऑक्सीजन पे लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन जो कि इन्वॉल्व कर रहा था हाइड्रोजन के साथ, उसको अपनी तरफ खींच लेगा वापस। जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तुरंत ये H जो है H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा और इस ऑक्सीजन पे जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। अब जब ये इस ऑक्सीजन पे कनेक्ट हुआ तो ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया अपनी वैलेंसी कंप्लीट करा करके। अब तुरंत यहाँ से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा स्टेबलाइज होने के लिए, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हुए बाहर। जैसे ये बाहर निकलेगा, कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी यहाँ से खाली। उस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ये ऑक्सीजन वापस से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को और कन्वर्ट हो जाएगा O पॉजिटिव चार्ज के साथ। अब जब ये O पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो यहाँ से वापस एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव वापस से रिलीज हो जाएगा H पॉजिटिव आयन बनाते हुए, और ये कन्वर्ट हो जाएगा O डबल बॉन्ड सीधा सीधा सेटिस्फाई होकर के एस्टर की फॉर्मेशन ये हमें कर देगा, क्योंकि नीचे बन गया एक R ग्रुप। ये R ग्रुप कनेक्ट हो गया था, H ग्रुप पूरा रिलीज हो गया था, जो यहाँ पर H था वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, R के अंदर। तो रिएक्शन वैसे सिंगल है, सिंपल है। क्या कि आपको एक एसिड लेना है, एसिड को एसिडिक मीडियम में डालना है, एसिडिक मीडियम अटैक करेगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर, OH पॉजिटिव बन जाएगा, अल्कोहल आएगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन की इक्विवेलेंसी कम हो जाएगी, कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तुरंत वहाँ पर एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, वहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो ये बचेगा RCOHOR, ये बन गया RCOHOR। यहाँ से आप वापस से H पॉजिटिव आयन को बाहर कर दीजिए। जैसे ही H पॉजिटिव आयन बाहर होगा, तो हमें मिल जाएगा एक एस्टर। इस तरीके से एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है अगली जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन होंगी PCl5 PCl3 और SOCl2 के साथ। तीनों का मैकेनिज्म एक जैसा है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, PCl3 हमेशा एसिड्स के साथ रिएक्शन करके H3PO3 निकालता है, RCOOH यानी कि PCl5 एसिड्स के साथ रिएक्शन करके POCl3 और HCl निकालता है, और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 हमेशा SO2 और HCl गैस बाहर निकालता है। तीनों हमें सेम प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग टूटने वाली है OH 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 की। क्या बचेगा, RCO 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 ग्रुप बचेगा। बस आपको ध्यान रखना है बैलेंसिंग को लेकर के, क्योंकि PCl3 H3PO3 बनाता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 चाहिए थे, इसलिए यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल लगा देते हैं। तो H3PO3 बाहर निकल गया, 3 Cl आकर के सब्सटीट्यूट हो गए, RCOCl के 3 मॉलिक्यूल तैयार हो गए। PCl5 में क्या होता है, POCl3 बाहर आता है, तो P यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से 3 ऑक्सीजन, तो POCl3 बाहर हो गया। ये वाला H इसी के साथ एक Cl को लेकर के HCl बना के बाहर हो जाता है, एक बचा हुआ Cl यहाँ आ जाता है, RCOCl बन जाता है।
सिमिलरली लास्ट वन आ जाता है यहाँ से SO जो है एक ऑक्सीजन को ले लेता है अपने साथ, SO2 गैस बना लेता है, हाइड्रोजन ले लेता है एक Cl को अपने साथ तो HCl बना लेता है, बची हुई क्लोरीन RCO के साथ कनेक्ट हो जाती है, असाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन दे देती है। तो ये रिएक्शन थी PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ जो इन्वॉल्व कराती हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन को। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारे पास रिएक्शन विद अमोनिया। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्पज से क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे कन्वर्जन्स में भी यूज़ की जाएगी। इसमें हम प्रिपरेशन करते हैं एसिड अमाइड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया, अमोनिया गैस आपने डाली, अमोनिया गैस डायरेक्टली अटैच हो जाएगी इस हाइड्रोजन पे जाकर के। जैसे ही अमोनिया गैस हाइड्रोजन पे अटैच होगी तो ये अमोनियम आयन बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। इस NH4 पॉजिटिव को जब आप गर्म करेंगे तो ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये बचेगा CH3 एज इट इज़, CO एज इट इज़ और यहाँ से NH2, ये बन गया हमारे पास अमाइड। तो अमोनिया से रिएक्शन कराने पर फैटी एसिड की रिएक्शन जब आप अमोनिया से कराते हैं तो अमोनियम एसिटेट एक सॉल्ट बनता है और वो एसिड अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये तो हो गई एलिफेटिक की। अगर मैं एरोमेटिक ले लेता हूँ तो फिनाइल ग्रुप लगाना है बस आपको। इस CH3 को हटाइए, फिनाइल ग्रुप लगाइए, CH3 को हटाइए, फिनाइल ग्रुप लगाइए। तो ये एसिटामाइड है, ये बेंजामाइड है। मैकेनिज्म दोनों का सेम है। अमोनिया गैस आएगी, अटैक करेगी, अमोनियम सॉल्ट बनाएगी, अमोनियम सॉल्ट को आप गर्म करेंगे, तुरंत ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि ये बहुत सारे मैकेनिज्म्स कन्वर्जन्स में यूज़ होने वाले हैं जब हम कन्वर्जन्स को करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ जाती है सिंथेसिस ऑफ थैलेमाइड। अमोनिया से जब हम डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, ये जो ग्रुप है जो ये फंक्शन कंपाउंड हम यहाँ ले रहे हैं, दिस इज नोन एज द बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उस पर आपने क्या डालना है, सिंपल बस अमोनिया गैस डाल देनी है। जब आप अमोनिया गैस डालते हो तो ये अमोनिया गैस क्या काम करेगी, यहाँ पर भी अटैक करेगी और यहाँ पर भी अटैक करेगी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए। तो H के साथ NH3 मिलकर के अमोनियम आयन बना रहा है, यहाँ पर भी अमोनियम आयन बना रहा है, ये बन गए दोनों अमोनियम आयन। बेंजीन के ऊपर COO NH4 पॉजिटिव, दिस इज नोन एज द अमोनियम सोल्ट। तो अमोनियम थैलेट बन गया। इस अमोनियम थैलेट को आप गर्म कर दो, अमाइड बनाना है क्योंकि हमें, तो यहाँ से H2O निकाल दो, यहाँ से H2O निकाल दो, ये ग्रुप अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है पूरा पूरा। तो ये बन गया मेरे पास थैलेमाइड, CONH2 CONH2, क्योंकि H2O यहाँ से जब आप बाहर निकालोगे तो ये बन जाएगा थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड को आप स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करने पर यहाँ से निकल जाती है अमोनिया। तो ये NH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर कर दो। जैसे ही NH2 और एक हाइड्रोजन आप बाहर करोगे तो खाली बचा रह जाएगा NH ग्रुप। उस NH ग्रुप के साथ ये ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो, तो ये बन जाता है आपके पास थैलेमाइड। तो ये जो ग्रुप है कहाँ से, नॉर्मली थैलिक एसिड से, आप इसको थैलिक एसिड भी बोल सकते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह आप इसको थैलिक एसिड भी लिख सकते हैं। तो थैलिक एसिड से थैलेमाइड का कन्वर्जन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये रिएक्शन कहलाती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन शॉर्ट नोट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाती है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप COOH। ये लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल लास्ट एंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जिसमें पूरा मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व हो जाता है COOH का। तो रिडक्शन और डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन केवल 2 रिएक्शन है, शॉर्ट नोट आता है दोनों पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ईथर की प्रेजेंस में या डाइबोरेन के साथ एसिडिक मीडियम में रिड्यूस कराते हैं, आपने क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ईथर के साथ या फिर डाइबोरेन H3O पॉजिटिव के साथ, सिंगल चीज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन एसिडिक मीडियम में जब आप डालते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है। अभी हम जो स्टार्टिंग से देखते आए थे अल्कोहल से हमने बनाया था ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड, इस बार हम उल्टा कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट डालता हूँ तो पहले ये बनाएगा एल्डिहाइड RCHO, आफ्टर देन ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 है, B2H6 है, दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ही आप ये पेयर इसके ऊपर लगाओगे तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधा कन्वर्जन है, रिएक्शंस में हम यूज़ करने वाले हैं। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो डिकार्बोक्सिलेशन हमेशा ही सोडा लाइम की प्रेजेंस में की जाती है। NaOH और CO का पेयर रखेंगे आप सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के ऊपर या पोटेशियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के ऊपर, चाहे आप सोडियम का लें पोटेशियम का लें। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो सोडा लाइम होता है इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर होगी, किस फॉर्म में बाहर होगी, कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर होगी। कैसे,
ये सोडियम बन गए Na2, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला CO2 बन गया CO3, और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन अटैक कर गया सीधे R के ऊपर जा करके, तो क्या बन गई एल्केन। ये किसकी प्रिपरेशन हमें दे दिया, एल्केन, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हमें क्या मिलती है, एल्केन मिलती है। तो ये कॉमन रिएक्शन है, आसान है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है 1 मार्क में, सीधी सीधी सिंगल स्टेप की रिएक्शन आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। लास्ट वन इसमें हमारे पास आ गई हेलोजिनेशन और रिंग सब्सटीट्यूशन, कि किस तरीके से हाइड्रोकार्बन पार्ट पर ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं, केमिकल रिएक्शंस काम करती हैं। तो अगर मैं हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करता हूँ तो वो हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन कहलाती है, HVZ। NCERT में सबसे सिंपल रिएक्शन है, सबसे आसान रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है बस, जो कि फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड कैसा वाला है, जिसपे अल्फ़ा कार्बन लगा हुआ है, और इस अल्फ़ा कार्बन का अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है। तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होने वाली रिएक्शन है, यानी यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा बाय यूजिंग दी हेलोजन। और वो हेलोजन कौन सी होगी, या तो क्लोरीन होगी या ब्रोमीन होगी, आयोडीन नहीं हो सकती, फ्लोरीन नहीं हो सकती। और इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस आपको रखना है। आप क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस आप लिखेंगे एज अ कैटेलिस्ट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप इसका कराएंगे, और हेलोजन आप डालेंगे इसके ऊपर, या तो Cl2 या फिर Br2, दोनों में से कोई भी हेलोजन आप डाल सकते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको यहाँ से रिप्लेस करना है, यानी एक हाइड्रोजन हटाइए और उसकी जगह पर एक हेलोजन का एटम लगा दीजिए। जब आप हाइड्रोजन यहाँ से हटाओगे तो वो HX बनाते हुए सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 एटम है हेलोजन के। तो इसी मॉलिक्यूल में केवल हाइड्रोजन हटाना है और हेलोजन लगाना है, ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, जिसको बोलते हैं अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन हटा है और हेलोजन लगा है, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिएक्शन का नाम है HVZ रिएक्शन, इसको हम HVZ लिखते हैं शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म है हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। लास्ट वन आ जाती है हमारे पास रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब रिंग सब्सटीट्यूशन, क्योंकि बेंजोइक एसिड की हम बात कर रहे हैं, रिंग सब्सटीट्यूशन जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा ही एरोमेटिक बेंजोइक एसिड होना चाहिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। और जो बेंजोइक एसिड होते हैं वो हमेशा मेटा डेरिवेटिव होते हैं, ये ऑर्थो या पैरा डेरिवेटिव नहीं होते। तो जब आप किसी भी चीज़ की इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं, लाइक हमने यहाँ पे HNO3 की रिएक्शन कराई, कंसनट्रेट HNO3 हमने डाला, तो HNO3 रिएक्शन इन्वॉल्व कराता है HONO2 की फॉर्म में। तो आपका मेटा पोजीशन का H जो होगा वो OH के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और NO2 ग्रुप कनेक्ट हो जाएगा मेटा पोजीशन पे जाकर के, तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अदरवाइज आप दूसरी रिएक्शन क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन रिंग सब्सटीट्यूशन में आपने Br2 डाल दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ FeBr3, अगेन वही काम होगा, यहाँ से मेटा पोजीशन का H हटेगा, एक Br को लेकर के HBr बनाते हुए बाहर, दूसरा Br का आइटम आएगा और H को सब्सटीट्यूट कर देगा, तो ये बन जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये हमारे पास लास्ट रिएक्शन थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड के अंदर, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन यूजेस की, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो सबसे पहली जो चीज़ है मिथेनोइक एसिड की, अगर मैं बात करता हूँ, रबर इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, डाइंग इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री, इन सभी के अंदर मिथेनोइक एसिड यानी कि HCOOH का यूज़ किया जाता है। अगर मैं इथेनोइक एसिड की बात करता हूँ तो इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जिसको हम सिरका बोलते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। जो एसिटिक एसिड है उसी का UPSC नाम है ये इथेनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो ये भी फूड प्रिजर्वेटिव में और पिकल्स में और परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है। फैटी एसिड्स का हम यूज़ करते हैं सोप और डिटर्जेंट की फॉर्मेशन में, यानी एस्टर्स बनाने में, एस्टरिफिकेशन की रिएक्शंस में। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन यूजेस हैं, जिसके साथ साथ हम इस चैप्टर की सारी प्रिपरेशंस, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि आपका है अमीन। अमीन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन का क्लासिफिकेशन और उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का हम डिस्कशन करेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास।